हेलो गाइज, मैं स्वाति वैष्णव स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी लगभग एक हफ्ते से हमारी स्टडी मटेरियल का कोई वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए तो सॉरी। लेकिन देखिए, चूँकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, मेरी कुछ प्रॉब्लम थी इस कारण से स्टडी में मतलब प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी मैं, ताकि मैं लेक्चर वीडियो अपलोड कर सकूँ। और मेन जो है, नए यूट्यूबर को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि उसके व्यूअर उसको देखें, पसंद करें। लेकिन देखिए, मैं आपको लाइक करने, शेयर करने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम से कम जिस स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैं आधे घंटे की 1 घंटे की लेक्चर वीडियो अपलोड करूँ, मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी देखते हैं, क्योंकि यूट्यूबर को खुद पता चल जाता है कौन देख रहा है, कितने टाइम तक देख रहा है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं पता है तो फिर वो आपकी गलतफहमी है। तो देखिए, चूँकि अब आधा घंटा तो मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक जो कॉन्सेप्ट है वो जितना कम से कम टाइम दे उसको मतलब हम वीडियो अपलोड करेंगे उस टॉपिक पे। और मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, इससे पहले हमारा एनालिटिकल स्कूल हो चुका था और उससे ही हम कंपेयर करके पढ़ रहे थे किसको, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को, विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा को। उसमें हमने सेवेनी को डिस्कस कर लिया था, सेवेनी की वॉकदिस थ्योरी को। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू भी पढ़ा हमने, एडमंड बर्ग भी पढ़ा। अब हमको मेन हेनरी मैन भी पढ़ना था, लेकिन इसके अलावा आपको हीगल को भी पढ़ना है, क्योंकि इनके भी जो मैंने यहाँ पे 3 सिद्धांत इनके लिख दिए हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इनका जो 3 मुख्य सिद्धांत था जो इनके थॉट से निकल के आया है, जिसको आपको छोड़ना नहीं है। तो वो है लीगल फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ और लीगल फिलॉसफी जो है विधिक दर्शन, और वास्तविक विधि या सकारात्मक विधि जिसको पॉजिटिव लॉ बोला गया है, उसमें अंतर इन्होंने बताया था। और बेसिकली जो हिस्टोरिकल स्कूल है उसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस इसी बात पे होता है कि एनालिटिकल स्कूल ने जिस चीज को इग्नोर किया था, यानी उसने स्टेट और लॉ में जो रिलेशनशिप है उसको समझाने की कोशिश नहीं की थी, उस चीज को दूर करते हुए एनालिटिकल स्कूल में इस चीज को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य और व्यक्ति में संबंध बताया, ठीक है, राज्य और व्यक्ति में संबंध बताया। लीगल फिलॉसफी और पॉजिटिव लॉ में अंतर डिस्कस किया। इसके अलावा क्या किया, भौतिक इच्छा और चेतना, ये 2 चीजों का इन्होंने यूज किया, 2 चीजों को समझाने की कोशिश की और ये बोला कि इन दोनों में यानी ईगो और सुपर ईगो में निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व से मतलब है 2 के बीच का युद्ध, यानी कन्फ्लिक्शन बिटवीन 2 बॉडीज। जहाँ भी आप द्वंद्व शब्द देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 भिन्न भिन्न चीजें हैं जिसमें कि परस्पर संघर्ष हो रहा है जीतने के लिए एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए, कुछ जो किसी भी आप जूरिस्ट की बात करें तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है, उसके अलावा जो उनके अर्ली थिंकर्स रहे हैं, पूर्व विचारक रहे हैं, उनके विचारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है किसी भी विधि शास्त्र में या किसी भी आप बोले महान चिंतक के सब्जेक्ट में। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हम चीजें देख रहे हैं वो इन्होंने सिर्फ सेवेनी के वॉकदिस थ्योरी से नहीं ग्रहण की है। सेवेनी का लोक चेतना का सिद्धांत जो हिस्टोरिकल स्कूल का बेस है, सिर्फ उससे ना प्रभावित होकर वे दूसरे लोगों से भी प्रभावित हुए हैं, उनका भी यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। यूनान की पूरी 3 पीढ़ी समझिए, मतलब कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और इसके अलावा कांट, इन चारों से भी ये प्रभावित रहे हैं, इनकी थ्योरी प्रभावित रही है। पहले हम इनकी थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे किस चीज को उन्होंने उनसे लिया था। पहला जो बोल रहा है कि लीगल फिलॉसफी यानी विधिक दर्शन और सकारात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ में अंतर इन्होंने बताया। तो अंतर मतलब ये इस तरीके से बताते हैं कि जो लीगल पॉजिटिव लॉ की बस बात कर रहा था एनालिटिकल स्कूल, जो वास्तविक विधि है, जो विधि एग्जिस्टेंस में है, सिर्फ हम उसी को देख रहे हैं। और बेसिकली आपको मैं रिपीट कर दूं एक बार फिर, जहाँ पे पॉजिटिव लॉ आ रहा है, मेन आपको किसको देखना है, जॉन ऑस्टिन को, क्योंकि साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ ये किसने कहा था अगर पूछा जाए तो वो है जॉन ऑस्टिन। सकारात्मक विधि का दर्शन हमने देखा था, ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस मतलब सामान्य विधि शास्त्र, दूसरा पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विशिष्ट विधि शास्त्र। तो सामान्य विधि शास्त्र को ही उन्होंने साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा था, फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव लॉ एग्जिस्टेंस में है, आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, वो एक्चुअल में किससे आई है, लीगल फिलॉसफी से, विधिक दर्शन से आई है। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप हिस्टोरिकल स्कूल को पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ स्कूल से, नेचुरल लॉ थ्योरी से प्रभावित रहेगी, क्योंकि हम इसमें क्या की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोसेस से जो विधि का निर्माण हुआ है, विधि जो अस्तित्व में आई है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे।
मतलब क्रमिक विकास जो हुआ है विधि का, तो जहाँ पे क्रमिक विकास हुआ है यानी वो प्रकृति से जोड़ के हम देख रहे हैं उसको, यानी उसकी जो पहले की जो चीजें हैं उससे पूरी तरह से आप अलग नहीं कर सकते। उसके जो बेस है यानी पूर्वजों की जो थ्योरी रही है उसको भी आपको समर्थन देना है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से ये जो चीज है वो हमको वियना स्कूल जो है केल्सन का ग्रैंड नॉर्म थ्योरी जो है उसके जैसा हमको लग रहा है, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर लूँ कि जैसे केल्सन बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई एक ग्रैंड नॉर्म होता है जो कि लॉ बनाया जा रहा है उसको वैलिडिटी प्रदान करता है। मतलब कि लॉ मेकिंग पर्सन को अथॉरिटी को ऐसे लॉ बनाने चाहिए सोसाइटी के लिए जो कि किसी और के सापेक्ष यानी कि किसी और से आप कंपेयर करके देखो, जो कि ग्रैंड नॉर्म है मूल मानक है उससे कंपेयर करके देखोगे कि वो सही है या नहीं। अगर वो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है तब तो वो सही है, वैलिड है और उसको इन्फोर्स किया जाना चाहिए। और अगर वो वैसा नहीं है तो उसको तुरंत हटा दो, उसको इन्फोर्स मत करो। तो वही चीज यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं हीगल भी कि लीगल फिलोसफी और पॉजिटिव लॉ में अंतर ये है कि इसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। और राज्य जो है अगर पॉजिटिव लॉ बना रहे हैं प्रजा के लिए, सामाजिक सुरक्षा शांति के लिए, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि वो लीगल फिलोसफी के अकॉर्डिंग वैलिडिटी उसको मिल सके तभी वो उसको इन्फोर्स करे। ठीक है। अब दूसरा चीज जो ये बोल रहे हैं राज्य और व्यक्ति में संबंध, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि राज्य का सदस्य होना मानव का सर्वश्रेष्ठ ध्येय है। मतलब कि जो मनुष्य है उसका अंतिम लक्ष्य यानी उसकी डेस्टिनी क्या है कि वो राज्य का सदस्य होना चाहता है। इसमें एक बात मैं और आपको बता दूं कि इन्होंने कहा था कि राज्य और विधि दोनों ही मानव की तर्क बुद्धि का विषय है, तर्क बुद्धि की उपज है। यानी कि अगर आप मानो तो राज्य है, विधि है, नहीं मानो तो नहीं है। क्योंकि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक प्रोसेस से मनुष्य की इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, अगर आप देखोगे डार्विनिज्म की हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल में, तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की उत्पत्ति का आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मनुष्य क्या है एक मूर्त प्राणी है इसलिए आप उसकी प्रकृति की बात कर रहे हो। लेकिन जो अमूर्त है, विधि है, समाज है, ये सारी चीजों की भी आपको बात करनी पड़ी। अगर उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहें तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसकी क्रमिक विकास में हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे वही बात है कि जैसे जैसे मनुष्य तर्क बुद्धि यानी लॉजिकल रीजनिंग उसकी बढ़ती गई, चीजों को वो कंपेयर करके कंपेरेटिव स्टडी करने लगा, तब उसने इन शब्दों को इजाद किया, राज्य को, विधि को, ठीक है, समाज को। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मानव की तर्क बुद्धि की उपज है। लेकिन अगर आप इस चीज को स्थापित कर ही दिए हैं, विधि द्वारा ये स्थापित हो ही गया है कि सोसाइटी है, लॉ है और एक शासक है जो लॉ को मेक भी करता है, बनाता भी है और इन्फोर्स भी करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य का सदस्य होना मानव का सर्वश्रेष्ठ ध्येय है। यानी कि अब इतनी सुस्थापित सुदृढ़ सिद्धांत हो गया है राज्य का प्रति कि कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति जो है, क्योंकि राज्य का सदस्य कौन होगा, व्यक्ति होगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है अब अपने आप को उससे अलग नहीं रख सकता। इसलिए उसका अंतिम उद्देश्य ऐसा होता है कि वो कोई ना कोई तरीके से समाज में स्थापित हो जाए, अपने को स्थापित कर ले और राज्य के द्वारा जो भी सुविधाएं या जो भी अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं वो मुझे भी मिले। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि अगर राज्य की मतलब कि अगर मैं राज्य का विषय नहीं हूँ, अगर मैं उसका नागरिक नहीं हूँ, जैसे कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी आप देख सकते हैं, तो अगर मैं नागरिक ही नहीं हूँ तो मुझे मैं क्या दावा कर सकती हूँ उस अधिकार का? नहीं कर सकती। इसलिए वो चाहता है कि चूंकि मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिले, मुझे एक पहचान मिले, इसलिए वो चाहता है कि सदस्य बन जाऊं मैं राज्य का। फिर तीसरा इनका जो है मेन, वो कहते हैं कि भौतिक इच्छा या मनुष्य की भौतिक इच्छा यानी कि ईगो और मनुष्य की चेतना यानी कि सुपर ईगो में हमेशा कन्फ्लिक्शन होते रहता है, हमेशा द्वंद्व होते रहता है। इसको आप समझिए, भौतिक इच्छा मतलब कि जो सांसारिक सुख है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और चेतना यानी कि इसको आप देख सकते हैं हमारा जो हम बोलते हैं ना कि अंतर्मन की आवाज, मेरी अंतरात्मा ने मुझे ये करने से रोक लिया, एंड वक्त पे मैं बच गई। ठीक, तो ये एक एग्जांपल से हम सोचते हैं। देखिए, सक्सेस हर कोई होना चाहता है, सक्सेस हर कोई चाहता है, लेकिन सक्सेस के दो तरीके हैं। या तो आप सही रास्ते पे चलिए और मतलब धीरे धीरे काम करते रहिए कंटिन्यू, और एक समय के बाद मतलब इसमें आपको इंतजार लंबा करना पड़ेगा, एक समय के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक आप क्या अपना सकते हो कि आपसे जो आगे है, जो आप में रुकावट डाल रहा है आपको आगे बढ़ने से, आप उसको रास्ते से हटा दो, फिर उसकी जगह में आप चले जाओगे, मतलब आपकी पोजीशन फर्स्ट होगी।
तो दूसरी जो तरीका है शॉर्ट ट्रिक वाला जो है मेथड, उसमें क्या होता है कि आप किसी और का नुकसान कर रहे हो, आप में खुद में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच सको, इसलिए आपको गैर कानूनी तरीके से हटाना पड़ रहा है किसी सामने वाले को। तो मनुष्य की भौतिक इच्छा हमेशा यही बोलती है कि तेरे को सिर्फ सफल होना है, तो कोई भी तरीका, कोई भी हथकंडा अपना। लेकिन उसकी जो सुपर ईगो है, चेतना, जो हम नेचुरल लॉ से मतलब क्या कर रहे हैं, जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉ यानी हिस्टोरिकल स्कूल में कहीं ना कहीं आपको देखना है कि वो फिलोसफी यानी कि दर्शन से जुड़ी हुई है। दर्शन शास्त्र जो है आपको ईश्वरीय विधि से जोड़ता है, इसका से गलत करने से रोकता है। तो वहां पे सुपर ईगो जो है उसको गलत काम करने से रोक लेता है, और इस तरीके से मनुष्य में इन दोनों चीजों के आधार पे उसकी भौतिक इच्छा कुछ बोलती है, उसकी चेतना यानी सुपर ईगो उसको कुछ बोलती है। इस कारण से हमेशा वो द्वंद में रहता है, हमेशा क्या करूं ये सोचते रहता है, और इसमें बैलेंस यानी कि सामंजस्य स्थापित करते हुए वो अपना धीरे धीरे विकास करता है। इसी चीज को, इन तीनों चीजों को इन्होंने समझाया है। अब इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी चीज को इन्होंने किनसे लिया है। देखिए, राज्य वाला जो सिद्धांत है, द्वंद, अभी जो हम पढ़ रहे हैं द्वंद वाला सिद्धांत, इसको इन्होंने लिया है सुकरात से। सुकरात जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं इस द्वंद्ववाद पद्धति के। ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्शन मेथड आप बोल सकते हो या मेथड, ठीक है, पद्धति जो है ये द्वंद की, मतलब दो के बीच में अंतर स्थापित करने की, तो ये जो है सुकरात की पद्धति मानी जाती है। सुकरात इसके जनक हैं। इनके थ्योरी को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि वो क्या बोलते थे। जैसे उनसे कोई कुछ पूछने आ रहा है, जानने आ रहा है, तो वो डायरेक्ट आंसर नहीं देते थे, वो खुद ही उससे मतलब जो क्वेश्चन उनसे कर रहा है, मान लीजिए मैं सुकरात के पास गई, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि मुझे मतलब सफलता कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो सफलता कैसे मिल सकती है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्या थे, गुरु ही थे, तो वो मुझे डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। वो पहले मुझसे ये पूछते हैं कि कोई काम करना है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो मुझसे क्या पूछ सकते हैं कि आप खाना खाते हो तो उसके पहले आप क्या क्या प्रोसेस करते हो, क्या खाना आप ऐसे ही खा लेते हो। मैं बोलूंगी नहीं, मुझे उसके लिए पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ रॉ मटेरियल कलेक्ट करके खाना नहीं बन सकता, उसके लिए ईंधन भी जुटाना है, बर्तन भी जुटाने हैं, फिर एक निश्चित टाइम तक उसको मैं ईंधन में रखूंगी, वो पक जाएगा, उसके बाद ही मैं खाना खा पाऊंगी, है ना। तो वो सारी चीजें जो मैं पहले से जान रही हूँ उसको मेरे से ही वो उगलवाएंगे, उसके बाद मेरे ही जवाब में वो मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। फिर वो लास्ट में ये बोलेंगे, जैसा मेरा जो पहला क्वेश्चन था मुद्दे पे, वो आके बोलेंगे क्या कि देखिए, पहले तो आपको मतलब जो चीज आपको पढ़नी है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि आपको एक निश्चित चीज ही चाहिए, पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर आपको, जैसे एक स्टूडेंट मतलब टीचर से पूछ रहा है तो वो यही बोलेंगे ना, पहले सिलेबस निकाल लो, उससे आपको पता चलेगा क्या सब्जेक्ट है, क्या बुक लेनी है। कोई भी बुक तो मार्केट से उठा के नहीं ले आओगे, तो सिलेबस लाओ, फिर उसके अकॉर्डिंग बुक्स लो, मटेरियल कलेक्ट करो, फिर धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को समझो, क्लियर करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी, अच्छे परसेंट से आप पास हो जाओगे। तो ये चीज जो है, ये तर्कवाद जो द्वंद्ववाद है, वो सुकरात से लिया था, किसने, हीगल ने। अब इसके बाद दूसरी थ्योरी हम देखते हैं, प्लेटो से क्या लिया हीगल ने। तो प्लेटो क्या कहते थे कि व्यक्ति का सच्चा व्यक्तित्व मतलब राज्य के अंतर्गत ही विकसित होता है। ठीक है, हमने अभी क्या देखा था इसमें कि राज्य का सदस्य होना मानव को सर्वश्रेष्ठ ध्येय है। तो इन्होंने भी यही कहा है कि राज्य से पृथक मतलब सेपरेटली एक कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है लीगल पर्सनैलिटी की। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है या उसका जो कोई भी पहचान है वो राज्य से पृथक कुछ भी नहीं है, वो एक मतलब लावारिस की भांति है, उसका कोई पहचान नहीं होगा। तो उसी चीज को प्लेटो ने भी कहा था, क्या कहा था कि व्यक्तियों का सच्चा व्यक्तित्व जो है राज्य के अंतर्गत ही विकसित होता है, ताकि वो उसके नियम को, कानून को समझ ले। इसके अलावा अरस्तु की बात करें, अरस्तु से क्या लिया था हीगल ने, तो अरस्तु क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की प्रकृति ही उसका ध्येय है, मतलब उसका जो नेचर है, किसी भी हम बात करें आर्टिकल की, जो नेचर है वही उसका उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि पानी का क्या नेचर है, वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, उसको जिसमें डालोगे वो वैसे ही रूप में हो जाएगी। तो उसमें उसका उद्देश्य क्या परिवर्तित हो रहा है कि वो शीतलता प्रदान करे, एडजस्टेबल हो जाए कहीं पे भी और निरंतर बहते रहे। ठीक, तो वैसी ही चीज है, लॉ को जब बनाया जाएगा तो हीगल इससे क्या लेते हैं कि प्रत्येक की मतलब प्रकृति जो है, प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास होता है, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु का अपना अलग इतिहास होता है। और इस चीज को उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल में इसलिए लिया
क्योंकि ये भी बोल रहा है कि विधि का एक निश्चित इतिहास है, उस इतिहास को फॉलो करके, उस इतिहास से मतलब महत्व फाइंड आउट करके ही लॉ मेकिंग पर्सन को लॉ बनाना चाहिए। क्योंकि उसका जो इतिहास है, जो विकास है उसको अगर अनदेखा करोगे तो एकाएक यकायक मतलब जो प्रजा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो आपका लॉ मेकिंग में, लॉ के इन्फोर्समेंट में जो मतलब बजट जो यूज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो आपका निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं भी समाज के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा जो प्रजा है, जो व्यक्ति है, जो राज्य से पृथक नहीं होना चाहती, लेकिन वो खुद ही उसका विरोध करने लगेगी। इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको आपको समझना है। मेन जो बेसिक थे, इम्पोर्टेंट थे, उसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, देखिए कुछ जो व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि वॉइस प्रॉब्लम होती है वीडियो में, उसके लिए मैं कुछ मतलब समाधान निकालेंगे उसका भी, लेकिन अभी जो सुविधा है उसके हिसाब से जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं हम, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।